नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार सिंह इंडिया इनसाइड न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं किशन साहे जी, आईजी मानवाधिकार। तो आइए हम करते हैं उनसे कुछ खास चर्चा। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो आपका प्रोग्राम है, जो आधुनिक सोच को जो आप युक्त समाज बनाना चाहते हैं और अंधविश्वास मुक्त समाज बनाना चाहते हैं, सर इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखो, कुछ लोग बाग तो क्या दूसरों से प्रेरित होते हैं, कुछ लोग बाग स्वयं प्रेरित भी होते हैं। मैंने जैसे बचपन से भी थोड़ा मैं थॉट थिंकिंग करता, मतलब सोचता था। फिर मैंने जैसे अपने पढ़ाई के टाइम पे बुद्ध को पढ़ा, हज़रत मोहम्मद को पढ़ा, ईसा मसीह को पढ़ा, राम को पढ़ा, कृष्ण को पढ़ा, हनीबल को पढ़ा, सिकंदर को पढ़ा और चंगेज़ खान को पढ़ा, बड़े-बड़े अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा, महाराणा प्रताप को पढ़ा, सबको पढ़ा। उसके बाद मैं सोचा भी मानव सभ्यता का अभी तक पूरा समाधान हो नहीं पाया है कि ये अंधविश्वासों में डूबी। अब चूंकि पिछले 500 साल से अब लगा कि भाई प्रकृति के रहस्य तो विज्ञान से खुल रहे हैं। पहले तो हर धर्म ग्रंथ ने कह दिया भाई प्रकृति को अल्लाह ने बना दिया, गॉड ने बना दिया, ब्रह्मा ने बना दिया। उस तरह के उत्तर थे तो उनसे कोई मतलब दे रखे थे, सारा समाधान दे रखे थे, लेकिन वो कोई काम कर नहीं रहा था सिस्टम, वो तो खाली काल्पनिक बातें थी। तो फिर मैंने इसका समाधान सोचा कि इसका भारत और पूरी मानव सभ्यता का सही लक्ष्य क्या होना चाहिए। तब फिर अपन ने कहा कि इसमें बताया कि अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। आप लोगों ने जैसे कई ओशो को भी सुना होगा, कई और विचारों को भी आप सुनते हैं, लेकिन वो क्या समाज को दिशा नहीं देते। वो एक दिन तो बोलेंगे भई मेरा बस चले तो पूरे भारत को नास्तिक बना दूँ। फिर दूसरे दिन कहेंगे कि आध्यात्मिकता सबसे बड़ी चीज़ है। तो विरोधाभासी बातों को मतलब जस्टिफ़ाई करते हैं, तो फिर दुनिया को कोई दिशा नहीं मिलती। अपन ने इसे पूरा लक्ष्य दे दिया भई जाति, धर्म, अंधविश्वास को खत्म करेंगे, नस्लभेद को खत्म करेंगे, विज्ञानवाद को बढ़ाएँगे, शिक्षा को, स्वास्थ्य को और नैतिकता को बढ़ावा देंगे। सर, ये अपने जो समाज है, समाज में अंधविश्वास के चलते कई बार बहुत बड़े अपराध भी होते हैं और उनकी वजह से बुराइयाँ भी फैलती हैं। तो सर, इस बारे में आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव क्या कहता है? एक तो आम तौर पर जो धार्मिक या मजहबी लोग बाग होते हैं, वो क्या कि कोई भी अपराध करके फिर माफ़ी माँगने का सिस्टम उनमें है। तो वो बार-बार मतलब आज कोई अपराध किया फिर माफ़ी माँग ली, फिर अपराध किया तो उसमें कोई खुद की मतलब नैतिकता नहीं पनपती, भई ये गलत काम मैं नहीं करूँगा। वो डर की वजह से कहते हैं भई भगवान से, अल्लाह से डर के गलत काम नहीं करते। लेकिन उन्हीं धर्म ग्रंथों में या मजहबी किताबों में माफ़ी का भी दे रखा है। तो एक तो इस वजह से लोग बाग आम तौर पर जो धार्मिक या मजहबी लोग बाग अपराध से ज़्यादा दूर ही नहीं बढ़ा पाते। दूसरा क्या, कई बार जैसे अंधविश्वास को लेकर जैसे भाई जैसे कई बार जैसे सांप ने काट लिया उसमें वो कर लेते हैं। कई बार जैसे सांप्रदायिक दंगा होता है वो धार्मिकता के कारण ही होता है। कहीं ने कहा भाई नबी की शान में गुस्ताखी कर दी तो किसी व्यक्ति को मार दिया, किसी ने गाय के लिए किसी व्यक्ति को मार दिया। तो ये सारे मतलब धार्मिक या मजहबी कारण हैं जिनकी वजह से मतलब बड़े-बड़े अपराध भी हो जाते हैं। आदमी की जान तक हत्या तक कर देते हैं और हत्या करने वालों को पछतावा भी नहीं होता, वो सोचता है भाई तू सही काम कर रहा है। तो इसलिए इनको खत्म होना ज़रूरी है वैसे। सर, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जैसे आपने बताया कि मानवतावादी विश्व समाज आप बनाना चाहते हैं। तो सर, इसके क्या-क्या हमारे अपने आपके मुख्य वो होंगे, लक्ष्य हैं? लक्ष्य तो जैसे अपन ने बताया अभी भी अपना जो उद्देश्य है वो पूरे भारत सहित पूरी दुनिया को विज्ञानवाद पे लाना है। अभी तो क्या 10-20 देश ही विज्ञानवाद पे हैं और सारे देश आयात करते हैं। अच्छा, वो आयात करके वही सामान जो चीन में, रूस में के लोग प्रयोग करेंगे वो आयात करके मंगवा लेते हैं। तो उनको ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि हमें इस चीज़ को मतलब हम अपने देश में बनाएँ। लेकिन ये और जब पता लगता है जब कोई दूसरा देश मतलब युद्ध होता है, जब फिर अपनी कमज़ोरी का पता लग जाता है, भई दूसरे से कोई चीज़ खरीद के ला रहे हैं और वो देश अपन को देगा, नहीं देगा, तब दिक्कत खड़ी होती है। तो सुरक्षा व्यवस्था भी इससे क्या है कि देश की दाँव पे लगी रहती है। तो इसलिए अपन कह रहे हैं भई अगर मान लो पूरे देश विज्ञानवाद पे आ जाएँगे, तो कोई खोज मान लीजिए भारत में होगी, तो कोई खोज सऊदी अरब में हो जाएगी, कोई खोज ब्राज़ील में हो जाएगी, कोई खोज इंडोनेशिया में हो जाएगी। अभी तो रूस, चीन, अमेरिका, जापान ये तो खोज कर रहे हैं और सारे खरीद-खरीद के ला रहे हैं। तो इतनी मानव सभ्यता का जो इतना बड़ा हिस्सा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा मतलब प्रकृति में।
सर, जो आप ये मानवतावादी और विज्ञानवादी जो आप समाज बनाना चाह रहे हैं, इसके चलते अभी तक आपने क्या-क्या प्रोग्राम, क्या-क्या आपने अभी तक कार्यक्रम किए हैं? क्या-क्या आपकी योजनाएँ रही हैं अभी तक? देखो, इसमें अपन हज़ारों मीटिंग ले चुके हैं, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर, मोहल्ले, गाँव वगैरह में। और इसके 2 बार अपन ने 3-4 बार बड़े मतलब सम्मेलन भी करवाए जयपुर के स्तर पे। और सोशल मीडिया पे भी लगातार लिखा जा रहा है। तो मेरे से क्या है कि लगभग 12-13 राज्यों के लोग बाग जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र से लेके पूरे उत्तरी भारत के, चूँकि हिंदी में ज़्यादातर हिंदी में लिखता बोलता हूँ, तो कई लोगों को भाषा की समस्या आती है, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तो शायद तो इसलिए उनको जुड़ने में थोड़ी परेशानी होती है, या मतलब मणिपुर, मिज़ोरम में वहाँ दिक्कत आती होगी। और मतलब राजस्थान में भी मेरे हिसाब से 70-80% गाँव के लोग बाग 1 या 2-4 मेरे से जुड़े हुए हैं। तो सोशल मीडिया पे इसका बड़ा प्रभाव चल रहा है, और मेरे पास मतलब जगह-जगह से फ़ोन मैसेज आते हैं। एक फ़ोन हरियाणा से आ गया, दूसरा फ़ोन महाराष्ट्र से आ जाएगा, तीसरा फ़ोन कोई बिहार से आता है, कभी मतलब उत्तर प्रदेश से आता है, कभी बाड़मेर से आता है, कभी जैसलमेर से। तो लोगों में, इस देश के लोगों को भी महान बनने की इच्छा है। इस देश की जनता के मन में भी है कि भई हम भी एक महान जनता बनें और ये देश सुपर पावर बने। लेकिन अभी तक जो लीडरशिप रही है, उनके दिमाग में ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञानवाद विज्ञानवाद तो मतलब विज्ञान तकनीक में उन्नति तो चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आ रहा। वो सोचते हैं भी धार्मिक अंधविश्वासों को बढ़ा करके भी हम विज्ञान में आगे बढ़ जाएँगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। सर, जैसा आपने अभी बताया, आप कॉलेज और स्कूल वगैरह में ये अपने प्रोग्राम आप चला रहे हैं, तो बहुत बार सर ऐसा होता है कि जो रूढ़िवादी जो परंपराएँ हैं या जो सोच है, उनके चलते वो आधुनिकता को अपनाने से पीछे हटते हैं और कभी-कभी वो उग्र प्रदर्शन या अपने उग्रता पे भी आ जाते हैं। तो सर, एक जो पुलिस प्रशासन है, स्कूल, कॉलेज है और जो समाज है, सर इनके बीच में फिर वो तालमेल, वो समन्वय कैसे बैठाते हैं सर? तो ये तो जो मैं मिशन चला रहा है, इसको कोई पुलिस के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा है, ये तो अपना व्यक्तिगत सोच से चलाया जा रहा है कि मुझे एक विचारक टाइप आदमी कह सकते हो। मैं अपनी पुलिस की ड्यूटी के साथ-साथ ये काम कर रहा हूँ। हाँ, इसमें अपन को कम परेशानी इसलिए आ रही है और लोगों के बजाय, अपन क्या किसी एक धर्म विशेष को या जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। अपन कहते हैं सभी परंपरागत धर्म या मज़हब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबको खत्म करना चाहते हैं, और एक सब जातियों को खत्म करना चाहते हैं। और लोगों को क्या होता है, एक पर्टिकुलर धर्म को मतलब या तो की निंदा करेंगे या उसको निशाना बनाएँगे, या पर्टिकुलर जाति की बनाएँगे। तो भेदभाव सा हो जाता है, या किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देंगे या किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करेंगे। अपन ने कहा भाई हमारे सारे पूर्वज हैं जितने भी गुजर गए, चाहे वो सामान्य पुरुष रहा हो, चाहे सामान्य महिला रही हो, चाहे महापुरुष रहा हो, चाहे महामहिला रही हो, हमारे लिए सारे के सारे ही सम्मानित हैं। लेकिन हम उनका, और जो महापुरुष या महामहिला रही है, उनका चाहते हैं भाई पाठ्यक्रम में उनका मतलब विवरण आना चाहिए, वर्णन होना चाहिए। लेकिन पाठ्यक्रम से बाहर जाकर के हम उनके गुणगान गाते हैं, तो फिर क्या कि हर जातिवाद और दूसरे पनप जाता है, व्यक्तिवाद हावी होता है, तो फिर दूसरी जाति के लोग जुड़ नहीं पाते। तो इसलिए अपन ये ज़रूर कहते हैं कि किसी को एक को अपन बढ़ावा देंगे तो दूसरों के साथ ऑटोमेटिक ही मतलब उनको घटाव हो जाएगा। तो अपन किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देना ऐसे काम नहीं करते। हम किसी का नाम लेके नहीं चलते। नाम लेने से क्या होता है, फिर हर जाति का अपना-अपना आइकॉन ढूँढ लेती है या अपना महापुरुष ढूँढती है। तो इसलिए अपन किसी व्यक्ति का नाम ले, हम कह रहे हैं बातें सबकी समझ में आ रही है, अपन सब शिक्षित हैं। अब सब शिक्षित हैं भई, जैसे पढ़ना चाहिए। अब अगर अपन कहेंगे भाई बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो ये सबको समझ आएगा, लेकिन अपन किसी व्यक्ति का नाम लेके कहेंगे भाई उसने कहा इसलिए पढ़ना चाहिए, तो फिर उस जाति के या वर्ग के लोग बाग तो उसको अच्छा मानेंगे, पर दूसरे वाले उससे दूरी बना लेंगे। तो इसलिए अपन इसको एक तरह से निष्पक्ष रूप से चला रहे हैं। इसमें कोई किसी के प्रति पक्षपात नहीं है, न तो किसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, न किसी को कमतर किया जा रहा है। सर, आपके इंटरव्यूज़ जो होते हैं उसमें बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि विज्ञान तकनीकी रूपी जो पेड़ है, सर उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? भाई देखो, अपने 2 प्रमुख समस्याएँ हैं भारत की। हालाँकि ऐसे कहिए, एक तो है कि भाई अपना देश विज्ञान तकनीकी में कमज़ोर है, तो इसलिए अपन क्या सामरिक रूप से या हथियारों में भी कमज़ोर है। और अपने जो जितने भी देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायुसेना, ये सब खरीदे हुए हथियारों पर निर्भर है। वायुसेना के जैसे 3 विमान हैं, मिराज और राफेल, ये तो फ्रांस से खरीदे हैं। सुखोई अपने रूस से खरीदा, अपन अभी तक कोई विमान नहीं बना रहे, विमान का इंजन भी नहीं बना रहे। अब हम तेजस बना रहे, तो उसका भी अपना इंजन अमेरिका से ला रहे हैं खरीद के। इसी तरह दूसरी जल सेना और थल सेना के वही हाल है।
दूसरा एक तो ये कमी है, इसको अपन को हर कोई चाहता है भी देश मतलब विज्ञान मतलब हथियारों में मतलब आत्मनिर्भर बने और मजबूत बने। दूसरा अपने बेरोजगारी बहुत है देश में और अपने युवाओं को बहुत बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है। और 8-10 हज़ार में मतलब गार्ड की नौकरी, इससे भी अपना काम चलाना पड़ रहा है। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ को दोनों को जाना पड़ रहा है, 10-10 हज़ार रुपये लाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कितनी समस्या झेल रहे हैं। तो उसका वो क्यों झेल रहे हैं अपन बेरोजगारी? तो इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि अपने विज्ञान तकनीक पिछड़ गए तो फिर अपने जो विज्ञान तकनीकी उपकरण है, मशीनें सब बाहर से मंगवा रहे हैं। तो जो वो देश अपन को बना के दे रहे हैं तो अपना रोजगार तो बाहर जा रहा है। उदाहरण के रूप में जैसे अपने राफेल विमान फ्रांस से खरीदे 36, वो कितने में खरीदे? 59,000 करोड़ रुपए में। तो 59,000 करोड़ का हमारा रोजगार कहाँ चला गया? फ्रांस में चला गया। खरबों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से खरीदते हैं, तो वो रोजगार कहाँ के बच्चों को मिल रहा है? चीन के लोगों को मिल रहा है। तो एक तो मतलब जो हमारे देश में बेरोजगारी, विशेष रूप से युवाओं की बेरोजगारी है, उसको भी विज्ञान तकनीकी विकास से ही दूर किया जा सकता है। और विज्ञान तकनीकी रूपी जो अपने पेड़ बना रखा है, उसकी जड़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब कई लोगों पूछेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, तो इसको दो तरह से समझ लो। एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है प्रकृति में कोई भी घटना घटी तो उसका कोई न कोई कारण होता है। और धार्मिक या दृष्टिकोण क्या बोलेगा? भाई कोई घटना घटी तो या तो ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने घटाया उसको। अब बरसात हो रही है, आज बरसात हो रही है, तो धार्मिक व्यक्ति बोलेगा भाई अल्लाह की मेहरबानी से, भगवान की मर्जी से, इंद्र भगवान की वजह से बरसात हो रही है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बोलेगा भाई पश्चिम विक्षोभ आ गया, उससे बरसात हो रही है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब प्रकृति में कोई घटना घटी तो कोई न कोई कारण होगा, तो कारण को ढूंढो, तो ढूंढोगे तो विज्ञान निकलेगा उसके पीछे। दूसरा है जिज्ञासु प्रवृत्ति। तो अब धर्मवादी व्यक्ति जिज्ञासु नहीं होता, वो तो सब कहता है भगवान अल्लाह की मर्जी सब कुछ चल रहा है, हमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, भगवान अल्लाह की मर्जी सब घटनाएं घट रही है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कोई भी घटना घटेगी तो कारण जानने का प्रयास करेगा। जैसे जेम्स वाट भगोने में पानी गर्म कर रहा था, तो उसका ढक्कन ऊंचा उठा तो उसने देखा, इसको 2-3 बार वजन रख के देखा तो निष्कर्ष निकला भाप में शक्ति होती है। अब ढक्कन तो उससे पहले हजारों साल से ऊंचे उठते थे, तो आस्तिक या धार्मिक लोग तो क्या सोचते थे, भाई भगवान की अल्लाह की मर्जी से ऊंचा उठ रहा है। और नास्तिक क्या कहते थे, भाई प्रकृति में घटनाएं घटती रहती है, अपना कोई मतलब नहीं है। तो नास्तिक का मतलब होता है प्रकृति घटनाओं के प्रति उदासीन होना, और आस्तिक का मतलब है भाई ईश्वर अल्लाह गॉड डूअर इफेक्ट थ्योरी, मतलब वो करा रहा है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति उसका कारण ढूंढता है, और ये कारण ढूंढने से सारी विज्ञान बढ़ी है। न्यूटन के सामने सेब नीचे गिरा तो सेब तो गिरते ही थे पहले, लेकिन उसने देखा नीचे क्यों गिरा, ये बगल में नहीं गिरा, ऊपर नहीं गया, तो उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजे और उन नियमों के आधार पर बना एरोप्लेन वगैरह चल रहे हैं, रॉकेट वगैरह छोड़ रहे हैं सारे। तो सारी जो विज्ञान है, विज्ञान तकनीकी विकास हुआ, उसका मेन वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब चीन में क्या 90% लोग किसी ईश्वर अल्लाह गॉड को नहीं मानते, तो उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण सूट कर गया। और अपने 95% लोग धार्मिक है, तो अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ सोच है, तो अपन नई चीज कुछ खोज ही नहीं पा रहे। आपको ध्यान होगा वर्ल्ड में 44 टेक्नोलॉजी है, तकनीकी 44। बता दूं चीन कितने में पहले स्थान पे है? 37 में। चीन ने 37 तकनीकियों में अमेरिका को और यूरोप को पछाड़ दिया है, और हम एक में भी नहीं है। अब अगर भगवान अल्लाह गॉड की मेहरबानी से होता तो वो तो कोई मानते नहीं है। और हम जो धार्मिक देश है, धार्मिक देशों में भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है विश्व में, और दूसरे स्थान पर सऊदी अरब, वो इस्लामिक कट्टर देश है। तो कुल मिला के मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही विज्ञान तकनीकी में कोई देश प्रगति करता है। सर, जैसे आपने अभी बताया कि भारत को स्वदेशी चीज़ें अपनानी चाहिए बजाय बाहर से जो चीज़ें आती हैं देश के, तो इस चीज़ के चलते जो हमारा अभी युवा है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जो आप प्रोग्राम आप जो चला रहे हैं सर, पॉसिबल नहीं है कि एक बार में ही वो अपने पूरे भारत में जनता के सामने पहुँचे। मेरा युवाओं से भी है, और आज कोई 100 साल का हुआ है उससे भी यही अपील है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करें। क्योंकि सिर्फ अपन युवाओं में या बुजुर्गों में भेद करेंगे तो भी ठीक नहीं है। हम उनको आमने सामने खड़ा नहीं करना चाहते। हम तो कहते हैं किसी की उम्र मान लो 110 साल हो गई और वो आगे 5 साल भी जी रहा है, तो 5 साल भी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करें तो जनता के लिए, देश दुनिया के लिए बहुत कल्याणकारी बात होगी। और युवाओं के लिए तो विशेषकर उनके पास पूरा जीवन है, तो वो उनके पास जॉब की भी मतलब अपने बेरोजगारी भी खूब है। तो मैं तो हर युवा से कहूँगा वो पुरातन पंथी धार्मिक मजहबी सोच को छोड़े और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए।
और देश को सुपर पावर बनाने में सहयोगी बने, सहभागी बने। सर एक आखिरी सवाल, आपने जो ये मुहिम चलाई है, ये जो प्रोग्राम चलाया है, ये राज्य में एक जन आंदोलन का जो रूप ले बड़े आकार में या बड़े लेवल पे, तो सर उसके लिए भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? देखो ये नई चीज़ है, क्योंकि धार्मिकता अपन बचपन से परवरिश में सीख जाते हैं, बच्चों को छोटे-छोटे बचपन में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ये नई नई चीज़ है, तो इसका तो एक ही तरीका है भाई, प्रचार-प्रसार। तो मैं तो आप जैसे लोगों को जो मतलब जो मीडिया में है उनसे सबसे अपील करूँगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार-प्रसार करें, क्योंकि अपने पास कोई पीढ़ी दर पीढ़ी तो बात है नहीं, ये तो यही पीढ़ी के दिमाग में बात आई है। लेकिन मुझे पूरा पता है, क्योंकि अब जो आजकल अपन स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उससे ये मैच कर रही है। और वो धार्मिक दृष्टिकोण है ना, वो स्कूल की, कॉलेज की किताबों से मैच नहीं कर रहा। तो ये तेज़ी से इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मुझे पता है कि इसकी तरफ जैसे चुंबक की तरफ लोहा आता है, वैसे जिन लोगों की सोच सही है और जो बड़ा सोचते हैं, जिनकी सोच बड़ी है, वो इसकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा, युवा हो चाहे जो भी सोशल मीडिया पे हैं, या कभी आप अपने साथियों के 2, 4, 5 के बीच बैठो तो भी नुक्कड़ सभा टाइप इसकी चर्चा करें। अपन देखेंगे यार, अपन तो इतने मतलब एहसास कराएं कि अपन अपन कहाँ बैठे हैं। अपन अमेरिका से कुछ ला रहे हैं, चीन से कुछ ला रहे हैं, रूस से कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, हम खुद नहीं बना पा रहे हैं। हमारे 145 करोड़ जनसंख्या है, हमारे 145 करोड़ दिमाग हैं, वो दिमाग क्यों नहीं चल पा रहे। इसको एक चीज़ और कहूँगा, कई नेता या अधिकारी के दिमाग में आते हैं भाई हमारी शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ है, इसलिए हम पिछड़ रहे हैं। तो आपको बता दूँ, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई बच्चा 12th क्लास में है, बायोलॉजी में, और उसने नीट का एग्ज़ाम दिया और उसका यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही बच्चा चीन में, रूस में, अमेरिका में जाके एमबीबीएस कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल। अगर 12th क्लास में एक जैसी सिलेबस नहीं पढ़ता तो क्या वहाँ जाके पढ़ लेता? तो मतलब अपने बच्चे भी वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो चीन के, रूस के, अमेरिका के बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब सिलेबस विज्ञान का पूरे वर्ल्ड में एक ही है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होने से वो फिर क्या, उनका दिमाग का विकास नहीं होता। तो जो विज्ञान पढ़ा हुआ बच्चा है, अगर वो धार्मिक दृष्टिकोण का है, तो नौकरी लगने तक तो उन चीज़ों को यूज करता है, और फिर लेकिन उसके बाद में सारा जीवन है वो अपना धर्म ग्रंथों के हिसाब से जीता है। तो उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ नहीं आते, उसकी सोच का विकास नहीं होता, स्वतंत्र सोच कर नहीं बढ़ पाता, और वो 360 डिग्री नहीं सोच पाता, वो एक पर्टिकुलर छोटी सीमित दायरे में सोचता है। तो आज ये थे हमारे खास मेहमान किशन साहे जी, और इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं प्रशांत कुमार सिंह, इंडिया इनसाइड न्यूज़ आपसे इजाज़त चाहूँगा।